का आगाज करेंगे। भारत चीन का विवाद लगातार जारी है, जिसे लेकर भारतीय सेना और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक होने जा रही है। 8वें दौर की वार्ता में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले सभी स्थानों से चीनी सैनिकों की पूर्व वापसी पर जोर देगी। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को ये बात कही है। बैठक पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारतीय क्षेत्र की तरफ चुशूल में होगी। पूर्वी लद्दाख में हार जमा देने वाली सर्दी में भारत के लगभग 50,000 सैनिक किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्वतीय ऊंचाइयों पर तैनात हैं। 6 महीने से चला आ रहे इस गतिरोध को लेकर दोनों देशों के बीच पूर्व में हुई कई दौर की बातचीत का अब तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकल सका है। अधिकारियों के अनुसार चीनी सेना ने भी लगभग 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। आपको बता दें कि भारत चीन का विवाद लगातार जारी है, जिसे लेकर भारतीय सेना और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक होने जा रही है। यह 8वें दौर की वार्ता होगी और इसमें पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले सभी स्थानों से चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी पर जोर दिया जाएगा। और आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को ये बात कही है। ज्यादा जानकारी के लिए अनिल गौर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल गौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। नमस्कार सोनू जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 8वें कोर कमांडर स्तर की वार्ता होने जा रही है, लेकिन अगर इससे पहले की बातचीत करें वार्ता की, तो अभी तक कोई ऐसा परिणाम नहीं निकल सका है जिससे कि दोनों देशों की जो शांति है वो बहाल रह सके। देखिए सोनू जी, यहाँ पे सबसे बड़ी जो मुश्किल आ रही है हिंदुस्तान को, वो चीन का अड़ियल जो एक तरीका है वो है। जो चीन है, चीन एक बड़ी सोची समझी चाल के हिसाब से अंदर आया है। हमें देखिए, हमने 93 में भी एग्रीमेंट किया था, 96 में भी एग्रीमेंट किया था, और उसमें एक एग्रीमेंट में एक बड़ा क्लियर था कि उसके अंदर कितने टोटल सैनिक जो हैं इस इलाके के अंदर होंगे। और उसका क्या हुआ कि जब अभी गर्मियों में चीन ने इस बहाने से कि वो वहां पे एक्सरसाइज करने आ रहा है, जैसे हमारे भारत के भी एक्सरसाइज के लिए हम वहां सैनिक लाते हैं, इसी हिसाब से वो आया कि जी हम जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज करेंगे। और जैसे ही वो ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई, तो उसके बाद में इसने एकदम जो है अप्रैल के अंदर ही ये जो है जगह जो है वहां भारतीय सैनिकों के साथ वहां हमें पेट्रोल हमारे रोक दिए, और वहां पे आके जो है बैठ गया क्या, और कहने लगा कि जी यहां तक अब मैं आ गया हूं। अब उसके बाद जितनी बातचीत हुई है, उसके अंदर हिंदुस्तान ने चीन को बड़ा क्लियर कर दिया है कि भाई देखिए, आप अगर इसको स्थिति को जो है सामान्य करना चाहते हैं, आपकी फौज पहले आई है आगे, उसको पहले वापस जाना पड़ेगा। अब चीन ने क्या किया, क्योंकि आपको याद होगा कि 29-30 अगस्त के बाद ये रात को जब हमारी जो सेना के स्पेशल ट्रुप जो हैं जाके त्रिशूल सेक्टर के अंदर जो है रेजिंगला और दूसरी जो पहाड़ियों के ऊपर जो वो उन्होंने जाके वहां बैठ गए, तो अब चीन ये कहता है देखिए जी आप वहां आ गए हैं तो आप वहां से वापस जाइए। अब वो जो जहां पे हमारे सैनिक बैठे हैं वो हमारा इलाका है, हम चीन के इलाके में नहीं गए, जैसे चीन आया है इस तरफ को जो एलएसी पार करके, पर हम अपने इलाके में बैठे हैं। अब वो कहते हैं जी आप पहले यहां से जाइए। तो हिंदुस्तान ने बड़ा क्लियर कर दिया उसको, देखिए हमारे सैनिक जो हैं जहां पे हैं वहीं पे रहेंगे, पहले आप आए, पहले आप अपने जो सैनिक हैं यहां से वापस करिए, उसके बाद में जितने आपने सैनिक पहले यहां रखने थे, जिस हिसाब से एग्रीमेंट हुआ था 93-96 का, उस हिसाब से चले। अब इसके बीच में चीन ने एक और चीज कही, बीच में उसके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आप जो है उधर जो 1959 में जो चिट्ठी माओ त्से तुंग ने लिखी थी नेहरू जी को कि भाई हमारा जो इलाका है यहां तक है, हम उसके हिसाब से आए हैं। इसका मतलब आप देखिए, जितने भी 62 के बाद 62 के बाद से लेकर अभी तक जितने भी हमारी टॉक्स हुई, जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स हुए, वो सारे नल एंड वॉइड कर दिए चीन ने। अब ऐसे जो अड़ियल जो है देश, उसके साथ कैसे निपटा जाए? अब भारत को क्या है, अपनी नीति जो है बदलनी पड़ेगी। अब मिलिट्री कन्फ्रंटेशन जो हमारा लद्दाख में है वो तो है ही है, हमें जो है चीन को डिप्लोमेटिक स्तर पे घेरना पड़ेगा। ताइवान के साथ हमें डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए। एक भारत ने अच्छा किया कि जो हमने इनके सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इनकी चीन की कंपनियां हैं जैसे हुआई है, इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, टेलीकॉम कंपनीज है, उनको बैन कर दिया।
ऐसे ही कार्रवाई करे, ताइवान से रिश्ते बनाए, मलक्का जी। स्टेट के अंदर जो हमारा अंडमान निकोबार जो हमारा थिएटर कमांड है उसको इस हिसाब से सक्षम करे, और चाइनीज जो शिप्स हैं उनके ऊपर जैसे चाइना साउथ चाइना सी में अपना रोब दिखाता है, ऐसे ही हिंदुस्तान को अपना करना चाहिए, ताकि चीन को एक मैसेज चला जाए कि भैया देखो, आपने जो अब ये पंगा लिया, ये पंगा आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा अगर आप यहां से वापस नहीं गए, सर, कहीं ना क्योंकि कहीं चीन की चीन जो असली बौखलाया हुआ तो नजर आ रहा है। जिस तरीके से वहां से बहुत सारी कंपनियां हैं जो शिफ्ट हो रही हैं और कुछ हो गई हैं भारत में भी, ऐसे में अगर बात की जाए तो बौखलाया हुआ तो नजर आ रहा है चीन। वहीं दूसरी और अगर नेपाल की बात की जाए तो नेपाल भी कहीं ना कहीं भारत से नाराज है। जो सीमा है, सीमा विवाद लगातार जारी है। और वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है आतंकवादियों को। इस दौर में बात करें तो किस तरीके से इसको देखेंगे आप कि क्या एक अलग कड़ी जो है वो निकल के आ सकती है, जो ये तमाम चीन के साथ वार्ता है उसका कोई नतीजा निकल सके? देखिए, ये जो पाकिस्तान का जो रवैया है वो तो बड़ा क्लियर है कि वो चीन के इशारों पे काम करेगा। जी। अभी उसने, आपने देखा कि उसने अपना पीओके में और गिलगित बल्तिस्तान में भी चीन के तकरीबन एक ब्रिगेड है वहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को तो सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो इसके खिलाफ हो गए हैं, और उसको सुरक्षित रखने के लिए एक पूरा ब्रिगेड उन्होंने चीन का जो फौज का है वहां पे है। तो चाइना के इशारों पे पाकिस्तान चलेगा, ये हमें मान के चलना है, क्योंकि वो पाकिस्तान में देख लीजिए, अभी हाल ही में उसने करतारपुर साहब का जो गुरुद्वारा है उसकी मैनेजमेंट सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हटा के उसने जो एवैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट है, मुस्लिम एवैक्यू प्रॉपर्टी ट्रस्ट है, उसके हवाले कर दी। तो ये क्या जो ये लग रवैया, रहा है सर कि जो 8वें दौर की कमांडर स्तर की ये वार्ता है इसमें कोई नतीजा निकल सकेगा? ये मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई भी नतीजा निकलेगा। चीन इसी हिसाब से बातचीत करता रहेगा और टाइम ये गेन करता रहेगा। जी। उसका कोई मंशा नहीं है उसकी अभी यहां से निकलने की, क्योंकि उसने एक बड़ा क्लियर कर दिया है। हाँ, अगर जब तक हिंदुस्तान दूसरे जो जैसे मैंने कहा कि डिप्लोमेटिक और दूसरे तरीके से नहीं चीन को घेरेगा, और जी। उसके साथ में अभी जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं चल रही अमेरिका के अंदर, ये जिसका रिजल्ट आता है उसके बाद में फिर चीन के ऊपर जब दबाव पड़ेगा बाकी मुल्कों से, तब हो सकता है कि चीन वापस जाए। पर फिर भी चीन जो है, ये जो इलाका जहां पे इसने अपना कब्जा जमा के जैसे रखा हुआ है, ये इसको खाली नहीं करेगा। अब जी। आप एक तरीके से मान के चलिए कि ये जो है चीन यहां कुल बैठ गया मिला के है। चीन घुमा फिरा कर घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बौखलाहट साफ नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली की हवा पिछले 1 साल में सबसे खराब स्तर पर दर्ज की गई है। इससे बच्चे, बुजुर्ग और कोविड और सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों के लिए भी संकट कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। शुक्रवार की सुबह दिल्ली में हवा गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में माना जाता है। शुक्रवार की सुबह दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का लेवल 442, आरके पुरम में 407, द्वारका में 421 और बवाना में 430 रहा। वहीं गुरुवार को दिल्ली के प्रदूषण ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पराली जलाने के मामलों में वृद्धि और हवा की गति कम होने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को प्रदूषण पिछले 1 साल में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया। पराली जलाने की हिस्सेदारी प्रदूषण में 42% तक पहुंच गई, जो इस मौसम में अब तक का सबसे ज्यादा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली की हवा प्रदूषण की वजह से लगातार खराब होती जा रही है, गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो पराली की वजह से हो या फिर स्थानीय कारणों की वजह से हो। वहां के दिल्ली वासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में पानी की परेशानी या फिर सांस लेने में दिक्कतों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डॉक्टर की भी सलाह है कि मास्क लगाकर रखें, एहतियात बरतें। ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली की हवा लगातार खराब होती जा रही है, गंभीर स्थिति की ओर है, और ऐसे में बात करें तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
तो सरकार की ओर से ऐसे क्या कदम उठाए जा रहे हैं या क्या कदम उठाए जाएंगे जिससे कि हर साल जो ये प्रॉब्लम आती है उससे निपटा जा सके? देखिए, बिल्कुल ब्रदर, जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही थी, मगर कोशिश कितनी कारगर थी वो आप सब लोगों ने देखा, क्योंकि जनता ने भी देखा है, क्योंकि ये हर बार दिल्ली सरकार पराली से जूझती है और कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। मगर बात करें इस बार की, तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर वो काफी हद तक दिल्ली के अंदर बढ़ चुका है। यहाँ तक कि जो एक्सपर्ट की माने, यानी कि पॉल्यूशन एक्सपर्टों की माने, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर आबो हवा बिल्कुल खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि आंखों में जलन तक की शिकायत आने लगी है। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि गाड़ियों पर रेड लाइट पे गाड़ियां ऑफ कराने की जो प्रक्रिया थी वो भी करी जा रही थी, मगर दिल्ली सरकार ने एक कमी कर दी इसके अंदर, क्योंकि अगर ऑडिबन लेके आती तो ये प्रक्रिया और ऑडिबन दोनों मिलकर अगर काम करते तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को काफी हद तक राहत मिल सकती थी। मगर बात करें अब दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर अभी इस टाइम ये कह सकते हैं कि दिवाली का फेस्टिवल चलने स्टार्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं लोग बाग घरों से बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग करने हैं। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि दिवाली पर इस बार ग्रीन लेवल के पटाखे भी नहीं जलाए जाएंगे। अगर जो जलाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जुर्माना भी किया जा सकता है। मगर देखना होगा, अभी परमिशन जो थी वो परमिशन रोक दी गई है, यानी कि ग्रीन लेवल के पटाखे भी नहीं बेचे जाएंगे अब दिल्ली के अंदर। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, वहीं अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो एहतियात बरतने के लिए हर साल डॉक्टर्स भी बोलते हैं। ऐसे में अब एक तो कोविड की समस्या है, दूसरा प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या ऐसे एहतियात होंगे जो बरते जा सके? देखिए, बिल्कुल ब्रदर, डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर कहीं ना कहीं लोगों को ये जागरूक जरूर कर रहे हैं कि मास्क लगा के रखें, क्योंकि अगर मास्क लगा रहेगा तो कहीं ना कहीं सांस लेने में थोड़ी आसानी होगी। और आंखों पे यानी कि चश्मा होना चाहिए, या फिर घरों से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं एक सन ग्लासेस का या फिर नॉर्मल ग्लासेस का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि इससे डस्ट वगैरह या धूल वगैरह कम से कम आंखों तक पहुंचे। मगर जिस तरीके से आंखों पे जलन हो रही है, यहाँ तक कि जो लोग सांस लेने में दिक्कतें आती है, जिन लोगों को यानी कि ये कोई सांस की प्रॉब्लम है या बच्चे हैं, उन लोगों को खास तौर पे कहा गया है कि अपने घरों में रहें, अगर जरूरत पड़ती है तो ही बाहर निकले, वरना घरों के अंदर ही रहें। वहीं वही चीज दिल्ली सरकार भी कह रही है, और दिल्ली सरकार ने निरंतर कहा है कि अगर बुजुर्ग और बच्चों को कम से कम घरों से बाहर निकलना चाहिए और घरों के अंदर ही रहे। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर कर रही थी, मगर कोशिश कहीं ना कहीं वो रंग नहीं लेके आई, क्योंकि राज्य सरकारों से जो बात करने की कोशिश थी वो भी करी गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से। मगर अभी भी राज्य सरकारों की तरफ से, या फिर हरियाणा कहे, पंजाब कहे, या फिर कहे यूपी कहे, जहां पर निरंतर पराली जल रही है, वहां से जो भी पॉल्यूशन आ रहा है, वो अगर उन लोगों की कह सकते हैं उन राज्यों की सरकारें अगर इस पे गौर करें या फिर कड़े कदम उठाएं तो ही इसको रोका जा सकता है। जी राजीव तिवारी, ऐसी क्या कमी रह जाती है अगर बात करें राज्य सरकारों की? लगातार राज्य सरकारों की ओर से कहा जा रहा है कि पराली जो किसान नहीं जलाते हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा या फिर उनको राहत के लिए राशि दी जाएगी, लेकिन किसानों की ओर से ये कहा जा रहा है कि उनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो मजबूरन पराली जलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो क्या कदम ऐसे उठाए जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारों की ओर से कहा जा रहा है लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें मदद नहीं मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल गौर करने वाली बात है। इसके अंदर एक चीज स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट के खुद के ऑर्डर है कि राज्य सरकारें पराली को रोके, मगर कहीं ना कहीं जुर्माना जरूर किया जा रहा है। मगर एक चीज स्पष्ट है, राज्य सरकारें अगर किसानों के हित में सोचे, यानी कि जो उनकी पराली है उनको ले और उनको जो मुआवजा दे और उसका जो पराली का यूज कहीं ऐसी जगहों पे करे जहां उसका बेनिफिट हो सके, मगर उन किसानों के पास उस तरीके की सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से वो किसान अपनी पराली को जलाने पर मजबूर हो रहे हैं। मगर राज्य सरकारें कह रही है कि हम सुविधाएं देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर वो सुविधाएं कितनी कोशिश है, यानी कि कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। और अगर किसानों तक पहुंचती तो शायद किसान जो है वो पराली सरकारों के हैंड ओवर कर देते और सरकार उसको कहीं ना कहीं यूज कर सकती थी और किसानों को थोड़ा बहुत मुआवजा भी मिल जाता। मगर कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया के अंदर जो ढिलाई बरती जा रही है वो कड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि राज्य सरकारें कह जरूर रही हैं, गाइडलाइन बना दी गई, सब चीज कर दिया गया, मगर ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से किसान अभी भी मजबूर है पराली जलाने के लिए। जी राजीव तिवारी, वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली का त्योहार है, हर कोई पटाखे जलाता है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस पे बैन लगा दिया है कि ग्रीन पटाखे भी अब नहीं जलाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पर क्या छापेमारी की जा रही है? क्योंकि अवैध जो पटाखे हैं फिर भी कुछ ना कुछ लोग बनाते हैं और जो लोग हैं वो जनता कोई ना कोई
कोई तो जलाती भी है, ये देखने में आया है कि उल्लंघन कई बार देखने में आया है। तो ऐसे में क्या छापेमारी की जाएगी या छापेमारी की जा रही है कि पटाखों पर बिल्कुल पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कल जैसे ही अचानक शाम को एकदम अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस कर दिया कि ग्रीन लेवल के पटाखों पे भी रोक लगाई जाएगी, क्योंकि पॉल्यूशन के स्तर को देखते हुए पहले उन्होंने अपील की थी जनता से कि जो पटाखे हैं वो ना जलाएं इस बार पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली दिवाली पर। मगर एकदम अचानक से उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि जो ग्रीन लेवल के पटाखे हैं वो भी नहीं बेचे जाएंगे। मगर देखना होगा क्या अभी जो कार्रवाई है, यानी कि वो जो कल से जो स्टार्टिंग हुई है कार्रवाई, आज से पता लगेगा कि कितने दुकानदार पर पटाखे बेचेंगे या नहीं बेच रहे, या चोरी छुपे बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर छापामारी होगी। तो वो आज से सारी प्रक्रिया होगी। मगर ये जरूर है कि अगर ग्रीन लेवल के पटाखे चोरी छुपे बिकते हैं या फिर जो पहले बिक चुके हैं, बिल्कुल वो राजीव जो तिवारी, जो यहाँ पे ये देखना होगा कि किस तरीके से दिल्ली सरकार इन तमाम जो दिक्कतें हैं उनका सामना करती है और प्रदूषण पर कंट्रोल कर पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों से बार बार मुंह की खाने के बाद भी आतंकी बाज नहीं आ रहे हैं। एक के बाद एक उनके साथ मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस 50 RR और CRPF की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर मोर्चा संभाला हुआ है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। इस एनकाउंटर के दौरान 2 स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं। लालपोरा में गुरुवार देर शाम सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक पंपोर के लालपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद पुलिस, CRPF और सेना ने मिलकर तलाशी अभियान शुरू किया। इसी दौरान एक घर में छिपे आतंकी पर सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए एक आतंकी को मार गिराया। वहीं 2 आतंकी अभी फंसे होने की संभावना है। ज्यादा जानकारी के लिए रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार मुंह की खा रहे हैं आतंकी लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, देखिए सलोनी, कहीं ना कहीं आतंकवाद की कमर जो है कश्मीर घाटी में टूट चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान समर्थित आतंकी हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन कभी बीजेपी के नेताओं पे हमले करते हैं, कभी पंचों सरपंचों पर हमले करते हैं, कभी आम नागरिक को गोली का निशाना बनाते हैं। और कल भी जो लालपुरा इलाके में अनंतनाग का लालपुरा इलाका था, वहां पर सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी जो है छुपे हुए हैं। जब सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विंग है SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उन्होंने इलाके की घेराबंदी की तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई और सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। हालांकि इस गोलाबारी में एक स्थानीय जख्मी हुआ है जिसको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था, लेकिन आज सुबह होते होते एक आतंकी जो है वो मारा गया है। तो कहीं ना कहीं आतंकी लगातार कश्मीर घाटी में मारे जा रहे हैं और वहीं पाकिस्तान में बैठे जो आतंकियों के आका है वो लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कश्मीर घाटी को फिर से सुलगाया जाए।
लेकिन भारतीय सेना के मुस्तैद जवान चाहे एलओसी पर डटे हैं या आईबी पर डटे हैं, वो लगातार आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और कश्मीर घाटी में भी इसी प्रकार कार्रवाई जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो की जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने जब 370 और 35 से हटाया था, उसके बाद से साफ कहा था कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद खत्म करके वहां पर कश्मीरी पंडितों को जो 90 के दशक में वहां से पलायन कर गए थे आतंकवाद के चलते, उनको फिर से बसाया जाएगा। और यही वजह है कि लगातार अब कश्मीर घाटी में कम से कम इस साल में अभी तक कम से कम 190 से ज्यादा आतंकी जो है वो मारे जा चुके हैं, जिसमें कई बड़े कमांडर भी जो आतंकियों के थे वो भी मारे जा चुके हैं। जी रविंद्र श्रीवास्तव, वहीं अभी कितने और आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है? जी देखिए सलोनी, 2 से 3 आतंकियों की संभावना थी, जिसमें से एक आतंकी जो है वो मारा गया है और 2 अभी और आतंकी होने की संभावना है। और इसी के चलते लगातार आतंकियों को घेरा हुआ है सुरक्षा बलों ने और एनकाउंटर जो है वो जारी है। अभी भी रुक रुक कर जहां आतंकी छिपे हुए थे वहां से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, जिसका भारतीय सेना के जवान पूरा मुस्तैदी से जवाब दे रहे हैं। हालांकि कल शाम से ही ये एनकाउंटर जो है लालपुरा के इलाके में चल रहा था और उसके बाद रात हुई तो कहीं आतंकी भाग न जाए इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कई फ्लड लाइट भी लगाई गई थी ताकि आतंकी वहां से भागने में कामयाब ना हो पाए। तो यही वजह है, अब दिन होते होते एक आतंकी को मारने में कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है और अभी भी एनकाउंटर कहा जाए तो जारी है। जी रविंद्र श्रीवास्तव, ऐसे बात की जाए आने वाले समय की, तो क्या आने वाले समय में आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया किया जा सकता है? कोई ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल सलोनी, देखिए जिस तरह से सुरक्षा बल लगातार आतंकियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं और जो नए आतंक की राह पर चलते हैं युवा, या तो वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या फिर उनको निर्वृत्त किया जा रहा है। अभी हाल ही में 2 से 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें आतंकवादियों ने समर्पण किया है। उनके माँ बाप के अनुसार उनको लाकर गुहार लगाई गई थी आतंकवाद की राह छोड़ने की, तो उन्होंने आतंकवाद का राह भी छोड़ा और अपना हथियार जो है सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया और खुद को भी सरेंडर करने के बाद उन्होंने कसम खाई है कि अब आतंकवाद की राह नहीं पकड़ेंगे। लेकिन ये युवा सुरक्षा बलों के साथ 2-2 हाथ करते हैं, उनको उनके अंजाम तक जो है वो पहुंचा दिया जाता है। और यही वजह है कि इस साल में अब तक 190 से ज्यादा आतंकी जो है वो मारे जा चुके हैं। जी रविंद्र श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।